अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 15 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी एवं भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका नाम है मिताली राज, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे एक दिवसीय मैच में मिताली राज ने इस उपलब्धि को हासिल किया। मिताली राज एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं, मिताली राज विश्व की दूसरी महिला हैं। तो पहली 10,000 रन बनाने वाली विश्व की महिला क्रिकेटर कौन है? नाम याद रखेंगे, इंग्लैंड की हैं शार्लोट एडवर्ड। पूछा जाएगा ये, याद रखेंगे। शार्लोट एडवर्ड हैं विश्व की पहली महिला जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। ठीक है, कहाँ की हैं ये? इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड। और दूसरे नंबर पर कौन है? मिताली राज। मिताली राज भारत की पहली हैं, विश्व की दूसरी हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन किसने किया? तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस आश्रम का उद्घाटन किया गया? तो नाम याद रखेंगे, सेवा कुंज आश्रम का। ठीक है, उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने आदिवासियों को संबोधित किया, साथ में अस्पताल का भी इनॉग्रेशन किया और जो आदिवासी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए छात्रालय और भोजनालय की भी सुविधा प्रदान की उन बच्चों को। तो याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया है सोनभद्र जिले के सेवा कुंज आश्रम का। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ऐसा निर्देश दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि जितने भी 10 वर्षों में सड़क किनारे जो धार्मिक स्थल बनाए गए हैं अतिक्रमण करके, इंक्रोचमेंट करके, उन सभी को हटाया जाएगा। तो इसके लिए जो भी जिलाधिकारी थे उनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी 14 मार्च तक, जो की जा चुकी है। ठीक है, अब कार्यवाही शुरू होगी इन सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का जो पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि अभी युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह के पास बराबर बराबर विकेट थे, यानी 59 इनके पास थे, 59 इनके पास थे। लेकिन जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 इंटरनेशनल मैच हुआ उसमें युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट लिया और इनके हो गए 60 विकेट। ठीक है, T20 क्रिकेट में। तो अभी ये हो गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर। नाम याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? जसप्रीत बुमराह का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो हाल ही में न्यूज़ में था सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो बनाया गया है जापान के द्वारा। जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट निकलती है उसमें टॉप किया है सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने। ठीक है, जापान को कुल 6 साल लगे इस फुगाकू सुपर कंप्यूटर को बनाने में और इसकी क्षमता है 412 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, अगर इसका अपडेटेड वर्जन आप लेंगे तो इसकी 442 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, तो पहले नंबर पर जापान का सुपर कंप्यूटर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका का, तीसरे नंबर पर चाइना का। ठीक है, तो पिछले कई सालों में रिकॉर्ड था कि पहले नंबर पर कभी जापान कभी चाइना रहता था। पहली बार है कि चाइना तीसरे नंबर पर पहुंच गया। क्लियर है। अब बात करते हैं, भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर हैं जो टॉप 500 की जो लिस्ट जारी होती है उसमें टॉप 100 में हैं? तो 2 सुपर कंप्यूटर भारत के टॉप 100 के अंतर्गत हैं। कौन कौन से? नाम याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष और सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। और टॉप 500 में एक और शामिल है, उसका नाम है मिहिर। ठीक है, लेकिन ये टॉप 100 में नहीं है। टॉप 100 में ये 2 ही हैं, प्रत्यूष और परम सिद्धि। प्रत्यूष के बारे में तो आप ऑलरेडी जान रहे होंगे। जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है ये क्या करता है? वेदर फोरकास्टिंग करता है। और ये कहाँ पर हाल में स्थापित है? तो ये स्थापित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे में। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में वेदर फोरकास्टिंग करता है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वर्ष 2021 में पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है? आपको बताना कौन सा स्पेस रॉक 2021 में पृथ्वी के सबसे नज़दीक से गुजरेगा। ठीक है, तो हाल ही में चेतावनी जारी की गई है नासा के द्वारा और इस सबसे बड़े
क्षुद्रग्रह का नाम है 2001 FO-32, 2001 FO-32। वह स्पेस रॉक है जो 21 मार्च को पृथ्वी के सबसे नज़दीक तक गुजरेगा और ये जानकारी किसने दी है? नासा ने दी है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने ओमान की खाड़ी में फंसे एक मालवाहक जहाज के चालक दल में शामिल 7 भारतीय सदस्यों की सहायता की? तो हाल ही में भारत का एक मालवाहक जहाज था, मर्चेंट वेसल था, जो तकनीकी खराबी कारण ओमान की खाड़ी में फंस गया था और उसमें थे 7 भारतीय सदस्य, वो भी फंसे हुए थे। तो उनको निकालने में मदद की भारतीय नौसेना जहाज INS तलवार ने। ठीक है, ये पहले से तैनात है कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। तो याद रखेंगे, ओमान की खाड़ी में तैनात INS तलवार ने मर्चेंट वेसल में जो तकनीकी खराबी कारण फंस गया था उसमें 7 सदस्यों को बाहर निकालने में मदद प्रदान की। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यह मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ये मोबाइल ऐप जो है विशेष रूप से लाभकारी होगी उन मजदूरों के लिए जो अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए अपने घरों से अन्य किसी स्थान पर जाते हैं, अन्य किसी राज्य में जाते हैं। ठीक है, तो उनको इस मोबाइल ऐप की सहायता से जानकारी मिलेगी कि उनके आसपास कौन सी वे राशन की दुकानें हैं जहां से वे राशन खरीद सकते हैं, यानी फेयर प्राइस शॉप कहाँ पर हैं, साथ में उनकी राशन कार्ड की स्थिति क्या है या उन्हें कौन सी विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं, ये सब की जानकारी मिलेगी उन्हें मेरा राशन मोबाइल ऐप के द्वारा। साथ में आपको बता दें, ये जो मेरा राशन मोबाइल ऐप है ये हाल में 2 भाषाओं में केवल जारी की गई है, इंग्लिश और हिंदी में। तो याद रखेंगे, ये मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये 3 दिवसीय आयोजन है, कहाँ चल रहा है? सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि सिद्धार्थ नगर से काला नमक चावल की एक खेप गई है, किस देश को? सिंगापुर को। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को काला नमक चावल के लिए GI टैग मिल चुका है। लखनऊ में चल रहा था जगमग महोत्सव, जिसकी सफलता के बाद सिद्धार्थनगर में आयोजन किया गया काला नमक चावल महोत्सव का। तो अगर पूछा जाए जगमग महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया, तो नाम याद रहना चाहिए, लखनऊ में। ठीक है, इस तरह के महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो चयनित उत्पाद हैं, जो चयनित प्रोडक्ट हैं, उनको आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस तरह के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? सिद्धार्थनगर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ध्वनि रॉकेट RH-560 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ध्वनि रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया। अब बात करते हैं RH का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इसरो की एक रोहिणी सीरीज है। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्हें लॉन्च किया जाता है ताकि जो ऊपरी वायुमंडल है उसकी जांच परख की जा सके। यानी सिंपल सी बात है, इसरो ने रोहिणी सीरीज विकसित की, जिसमें पहला था RH-200, ठीक है, फिर दूसरा था RH-300 और ये है RH-560। ये 200, 300, 560 क्या है? ये रॉकेट का व्यास है, याद रहेगा। इसरो ने वर्ष 1965 में स्वदेश निर्मित ध्वनि रॉकेट लॉन्च किया था, पहला वाला। ठीक है, और आप जानते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, 1969 में भारत सरकार की एजेंसी के रूप में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो ये हो गया आज के सभी करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो तीनों प्रश्नों को एक ही कमेंट में लिखिएगा। पहला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को यंग ग्लोबल लीडर की WFF सूची में जगह दी गई है? पहला विकल्प है कंगना रनौत, दूसरा विकल्प है दीपिका पादुकोण, तीसरा है प्रियंका चोपड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको FAO का किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन को? तीसरा है कृषि अनुसंधान पर वैश्विक मंच को यानी GFAR को, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे,
हाल ही में समाचारों में देखा गया डस्लिक 2। आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपके विकल्प हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, या भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, या यह है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, या यह हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ये हो गए तीनों वो प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले ड्रीम स्कूल सुमित पाल जी ने दिया था। उनकी कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा लिखित भगवद गीता के ई बुक संस्करण किंडल वर्जन को लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये आने वाली किसी न किसी परीक्षा में आपको यह प्रश्न एज इट इज़ लिखा मिल जाएगा। तो जो भगवद गीता का ई बुक संस्करण है या किंडल वर्जन है या ई गीता है, इसका पहली बात तो इसको लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ये याद रखेंगे, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने। ठीक है, और ये जो ई बुक संस्करण है, ठीक है, भगवद गीता पर जो ई टीका लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? नाम याद रखिएगा, स्वामी चिदभवानंद के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है अनुराग ठाकुर। ठीक है, जो सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में यानी टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बन गए हैं। ये 2016 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट भी बन चुके हैं, तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि ये भारत से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने का मौका मिला, हालांकि ये पहले सांसद जरूर हैं। ठीक है, तो इस तरह के अन्य व्यक्ति भी हैं जो प्रादेशिक सेना में कैप्टन या लेफ्टिनेंट के पदों पर गए हैं, जिनके नाम आप जानते कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं, अभिनव बिंद्रा हैं और महेंद्र सिंह धोनी हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये प्रादेशिक सेना है क्या। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो देखिए 1948 में आया था प्रादेशिक सेना अधिनियम। ठीक है, प्रादेशिक सेना अधिनियम आया था 1948 में, जिसके अंतर्गत 1949 में स्थापना की गई प्रादेशिक सेना की टेरिटोरियल आर्मी की। ठीक है, इसकी उद्देश्य सिंपल सा ये है कि संकट काल में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व लिया जाएगा जो भी इस आर्मी में शामिल होगा, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो फ्रंट पर भी लड़ने को तैयार रहेंगे इसके जितने भी कैप्टन या लेफ्टिनेंट हैं, जो भी इसका मेंबर बनता है प्रादेशिक सेना। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। पुलिस स्टेशन का भी नाम याद रख सकते हैं, गचिबोवली पुलिस स्टेशन है, जहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन किया गया है। आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज अ थर्ड जेंडर मान्यता प्रदान की थी, तो यह भी याद रखेंगे। साथ ही यदि आप इस सेशन की वीडियो की PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आप उस लिंक के थ्रू चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मिल जाएगी आपको इस सेशन की PDF। साथ ही यदि आपको वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।